आज फिक्र की शुरुआत ऐसी खबर से करते हैं जिसने देश में लाखों लोगों को झकझोर दिया। एक ऐसा सुसाइड जिसकी चर्चा भारत के घर घर में हो रही है। बेंगलुरु की एक प्राइवेट फर्म में काम करने वाले एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने, यह है वो वीडियो, अपनी पत्नी, ससुराल वालों और व्यवस्था से तंग आकर खुदकुशी कर ली। उनका सुसाइड नोट देश के करोड़ों घरों तक पहुंच चुका है। गली मोहल्लों से लेकर बाजारों और दफ्तरों तक, चाय के नुक्कड़ों से लेकर शॉपिंग मॉल की कॉफी शॉप्स तक सिर्फ इसी घटना की चर्चा हो रही है। देश में लाखों लोगों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अतुल सुभाष की कहानी उनके किसी अपने से जुड़ी हुई है। आगे बढ़ने से पहले हम ये बात जोर देकर कहना चाहेंगे कि आत्महत्या किसी समस्या का समाधान नहीं है और किसी भी हाल में किसी को भी आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठाना चाहिए। पत्नी और ससुराल वालों से पीड़ित होकर जिंदगी खत्म करने का फैसला आसान नहीं होता। अतुल सुभाष ने यह फैसला आवेश में आकर या फिर जल्दबाजी में नहीं लिया। अतुल ने यह फैसला लीगल सिस्टम से नाउम्मीद होकर लिया। अतुल ने मरने से पहले 24 पन्ने का सुसाइड नोट और 1.5 घंटे का वीडियो छोड़ा है ताकि दुनिया को पता चल सके कि आखिर उनके साथ हुआ क्या था। अतुल ने सुसाइड जैसा खौफनाक कदम उठाने से पहले एक चेकलिस्ट बनाई। उन्होंने मौत से पहले जरूरी काम निपटाने के लिए चेकलिस्ट को 3 हिस्सों में बांटा। जिंदगी के आखिरी दिन से पहले क्या करना है, जिस दिन सुसाइड करना है यानी मौत वाले दिन क्या करना है, और जिंदगी के आखिरी दिन यानी अंतिम समय सुसाइड से पहले क्या करना है। यानी मरने से पहले अतुल कई बार घुट घुट कर मरा होगा। अतुल के सुसाइड नोट के शब्द दिल दुखाने वाले हैं। उनके परिवार की उम्मीदें चूर चूर हो चुकी हैं। 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट। कैसे जज जो है उसे पैसे मांग के कह रही हैं कि 5 लाख रुपए आप दोगे हमें तो हम ये केस सेटल डाउन करेंगे और नहीं तो आपके और आपके फैमिली को सबको हरास करेंगे। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। क्या न्याय पे बैठे हुए जो इतने बड़े पद पे जिसे हम अपेक्षा करते हैं कि हमें एक न्याय मिलेगा, वो अगर इस तरह से करप्ट हो जाएं तो मुझे नहीं लगता कि इस देश में कानून का कुछ हो सकता है। मैं मुक्ति पाना चाहूँगा। मेरे बच्चे को इंसाफ दिला दो। आपको सुसाइड नोट के उस हिस्से को देखना चाहिए और समझना चाहिए कि जब कोई न्याय व्यवस्था से निराश हो जाता है तो क्या होता है। अतुल ने अपने सुसाइड नोट में 21 मार्च 2024 की तारीख को दर्ज करते हुए यह बताया कि कैसे वो टूट गया था। जज ने अतुल से कहा, यह केस सेटल क्यों नहीं कर लेते। अतुल ने कहा, पहले ये 1 करोड़ मांग रहे थे, अब 3 करोड़ मांग रहे हैं। जज ने कहा, फिर होंगे 3 करोड़ रुपए इसीलिए मांग रहे हैं। अतुल ने कहा, मैडम आप याचिका देखिए, इन्होंने कैसे कैसे आरोप लगाए हैं, कितने सारे केस डाल दिए हैं। मुझे और मेरे परिवार को परेशान किया जा रहा है, मुझे बेंगलुरु से जौनपुर आना पड़ता है। इस पर जज ने कहा, तो क्या हो गया, अगर केस डाल दिया तो वो तुम्हारी पत्नी है। अतुल ने कहा, मैडम अगर आप एनसीआरबी का आंकड़ा देखें तो झूठे केस की वजह से लाखों आदमी सुसाइड कर रहे हैं। तो अतुल की पत्नी निकिता सिंघानिया ने कहा कि तुम भी सुसाइड क्यों नहीं कर लेते। अतुल लिख रहे हैं, इस पर जज हंसी और मेरी पत्नी को बाहर जाने के लिए कहा। जज ने कहा, ये सब केस झूठे होते हैं, मैं 5 लाख लूंगी और सब सेटल कर दूंगी। अतुल ने अपने सुसाइड नोट के एक दूसरे पन्ने में लिखा है कि जब कोर्ट में उसकी पत्नी की मां निशा सिंघानिया उससे मिली तो उसने पूछा कि अरे तुमने अभी तक सुसाइड नहीं किया, मुझे लगा कि आज तुम्हारे सुसाइड की खबर आएगी, उस दिन जज को सुसाइड करोगे ये बोलकर गए थे तुम। अतुल ने कहा, मैं मर गया तो तुम लोगों की पार्टी कैसे चलेगी। इस पर निशा सिंघानिया ने कहा, तब भी चलेगी, तुम्हारा बाप देगा पैसा। पति के मरने पर सब पत्नी का होता है,
तेरे मरने के बाद तेरे माँ बाप भी जल्दी मरेंगे, फिर उसमें भी बहू का हिस्सा होगा। पूरी जिंदगी तेरा पूरा खानदान कोर्ट के चक्कर काटेगा। यह सुसाइड नोट का एक छोटा सा हिस्सा है। अतुल ने मरने से पहले जो वीडियो रिकॉर्ड किया था, अब उसका एक छोटा सा हिस्सा सुनिए और उस दर्द को समझिए कि कोई कितना लाचार रहा होगा कि उसने इस तरह का वीडियो रिकॉर्ड किया और अपने लिए मौत को चुना। मेरा नाम अतुल सुभाष है। मैं तकरीबन 34 साल का हूँ। बैंगलोर में रहता हूँ। आज मैं सुसाइड कमिट करने जा रहा हूँ। इसका कारण 5 लोग हैं। पहला, प्रिंसिपल फैमिली कोर्ट जज जौनपुर रीता कौशिक। दूसरा, मेरी पत्नी निकिता सिंघानिया जो कि एक्सेंचर कंपनी में काम करती है दिल्ली में। तीसरा, मेरी मदर इन लॉ निशा सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहती हैं। चौथा, मेरा ब्रदर इन लॉ अनुराग सिंघानिया जो कि और उर्फ पीयूष सिंघानिया, अनुराग उर्फ पीयूष सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहता है। पांचवा, मेरे पत्नी के अंकल सुशील सिंघानिया जो कि जौनपुर में रहते हैं। They anyway gave me a suggestion क्या they told me to commit suicide, and I think they're right. That's the right solution what they've suggested me. So I'm gonna take my life now. Also, मेरी कुछ आखिरी इच्छाएं भी बताना चाहूंगा मैं। मेरा अस्थि विसर्जन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक मेरे हरासर्स को पनिशमेंट नहीं मिलता है, तो मेरा अस्थि विसर्जन ना हो। अगर इतने सारी चीजें, एविडेंस और सब कुछ होने के बाद भी अगर कोर्ट, ये जज और मेरे बाकी के हरासर्स को पनिशमेंट नहीं देती है और बरी कर देती है, तो मेरा जो अस्थि है वहीं कोर्ट के बाहर किसी गटर में बहा देना चाहिए। ऐसा कई जगह रिपोर्ट किया जा रहा है कि अतुल को बेंगलुरु से जौनपुर कम से कम 40 बार कोर्ट के केस के लिए बुलाया गया। 40 बार। अतुल की आत्महत्या को 48 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। अब सवाल न्याय का है। क्या उसे न्याय मिलेगा? अतुल का परिवार टूट चुका है। मां को पैनिक अटैक आ रहे हैं। पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सवाल यह है कि जिस न्याय व्यवस्था पर अतुल ने सवाल उठाए हैं, क्या वहां से उसे न्याय मिलेगा या फिर अतुल ने अपनी चिट्ठी में जो दूसरा विकल्प लिखा है वो होगा? अतुल ये लिख कर गए हैं कि अगर न्याय ना मिले तो उनकी अस्थियों को कोर्ट के सामने गटर में फेंक दिया जाए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज की है और पत्नी समेत 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया जा चुका है। लेकिन अभी इंसाफ की राह बहुत लंबी है और सुनसान है। 10 लाख रुपए मांगने का इल्जाम और बाकी कुछ छोटी मोटी धाराएं, मारपीट। एक दिन मेरे पास मेरी बहू रही है, मैं उसके साथ कैसा कोई भी व्यवहार गलत कर सकता हूँ, आप ही बताइए। और इसके बाद वो जॉब बेंगलोर गई है, उसके बाद आज तक उषा रोज हमारे पास आई नहीं, बिहार में कभी गई नहीं। मैं और मेरा परिवार इसके साथ कभी कोई गलत कर ही नहीं सकता है। झूठा मुकदमा डाल करके यदि उन्होंने तंग किया तो हमारे से यही मांग है कि खाली इंसाफ हमें मिले। इंसाफ यदि है अपने भारत में तो इंसाफ मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से एक बार लगाता हूँ कि वो अपने मेरे इस भाई के वीडियो पे और चीज़ों पे संज्ञान लेते हुए अपनी तरफ से कुछ एक्शंस लें और इस चीज़ों का जो सही है और उसके ऊपर जो है वो विचार करें कि क्या सही है और क्या गलत है और हमारे भाई को जस्टिस दिलवाने की कोशिश करें। प्रशासन सुधरे, न्यायालय सुधरे। आने वाले समय में ये घटना तो हो गई और लोग इस घटना को अंजाम ना दें। 40,000 रुपया जो प्रतिमाह किया गया था वह ज़्यादा लग रहा था उसको। अभी वह मेंटेनेंस का पैसा दिया भी नहीं गया था और इसी बीच में उन्होंने आत्महत्या कर लिया है। ऐसा नहीं करना चाहिए था और निश्चित रूप से अगर किसी कोने से ये आदेश ज़्यादा लग रहा था तो उसकी अपील हो सकती है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। पुलिस स्टेशन में उसका केस पर दाखिल हो गया है। इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और हमारा इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। अतुल सुभाष से 34 उन्होंने जो हैंगिंग करके सुसाइड हो गया था उसके बारे में छानबीन चल रहा है। अब बहुत बड़ा सवाल यह है कि क्या ये घटना ऐसे केसेस को लेकर एक टर्निंग पॉइंट साबित होगी?
एक टर्निंग पॉइंट कानून के लिहाज से, एक टर्निंग पॉइंट जो एडमिनिस्ट्रेशन इसको हैंडल करता है, चाहे वो पुलिस हो, लॉयर्स हो या फिर अलग अलग अथॉरिटीज हो, उनके लिहाज से। अतुल की आत्महत्या की खबर जिसने सुनी वो परेशान है, चकित है, बहुत दुखी है, सिस्टम से सवाल उठा रहा है। लेकिन अतुल की पत्नी के परिवार की तरफ से अब तक कुछ नहीं कहा गया है। आज मीडिया के लोग जब अतुल की पत्नी के घर पहुंचे तो उनके परिवार के लोग नाराज हो गए। अकड़ देखिए, उन्होंने बात करने से मना कर दिया और कहा कि अगर वो जबरदस्ती वीडियो बनाएंगे तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसे चेतावनी कह लीजिए, धमकी कह लीजिए या कुछ और, लेकिन इन बातों में मरने वाले के प्रति कोई दर्द और संवेदना नहीं दिखाई दी। अच्छा, अधिवक्ता का नाम और नंबर तो दे दीजिए। हाँ ठीक है सर, सब बात होगी, सामने होगी, सबके सामने होगी, उनको भी बुलाया जाएगा तो एलिगेशन लगाएं। जाइए कोर्ट में जाइए, पता कीजिए क्या चल रहा है। सुभाष जो आरोप लगाने सारा निराधार है। जो नकीता है वो बाहर है, वो जब आ जाएगी तो सारी हर चीज़ का जवाब देगी। हर चीज़ जितने भी उन्होंने ब्लेम लगाया सारे सब चीज़ का एक्सक्यूज है उसके पास में। लेकिन अब मैं तो इस बारे में तो एकदम दूसरे मकान में रहता हूँ, रिश्ते में उसका ताऊ जरूर हूँ गार्जियन के रूप में, लेकिन बाकी सारा केस का सिलसिले में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा मेरे को जानकारी नहीं, वही लोग करते हैं। अतुल सुभाष की खुदकुशी ने एक बार फिर से इस पर बहस तेज कर दी है कि क्या पुरुष भी खामोश नाइंसाफी के शिकार हो रहे हैं। यानी एक ऐसी मानसिक यातना जिस पर चर्चा कम होती है। अगर इसे आंकड़ों में देखें तो सच्चाई नजर आएगी। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के मुताबिक वर्ष 2021 में 1,64,033 लोगों ने आत्महत्या की। आत्महत्या करने वालों में 81,063 शादीशुदा पुरुष थे। 28,680 शादीशुदा महिलाओं ने इस दौरान खुदकुशी की। शादीशुदा पुरुषों की संख्या महिलाओं की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। इन सब के बीच कल रात सुप्रीम कोर्ट ने भी आईपीसी की धारा 498A के दुरुपयोग पर चिंता जताई। आईपीसी की धारा 498A शादीशुदा महिलाओं को पति और उसके रिश्तेदारों की तरफ से होने वाली क्रूरता से बचाती है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस कोटेश्वर सिंह की बेंच ने कहा कि धारा 498A पत्नी और उसके परिवार वालों के लिए बदला लेने का हथियार बन गई है। एनसीआरबी की रिपोर्ट के मुताबिक घरेलू हिंसा कानून और धारा 498A में कन्विक्शन रेट सिर्फ 18% है। यानी बाकी मामलों में यह तो आरोप साबित नहीं हो पाता या फिर सेटलमेंट हो जाता है। कोर्ट जो जिसने भी ऐसा किया है, मुझे लगता है कि अगर ये बात सचमुच सत्य साबित होता है तो उनके खिलाफ एक्शन होगा। और मैं समझता हूँ कि वो बहुत ही सीरियस उनके खिलाफ। क्या हाई कोर्ट इस मामले में जो फैमिली कोर्ट की जज हैं उनके खिलाफ एक्शन ले सकती है? निश्चित लेगी। जिस ढंग से आप लोगों ने इस मामले को हाईलाइट किया है वो सुसाइड नोट है, उस पर हाई कोर्ट को संज्ञान लेना ही है। धंधा लोग बना लेंगे उसको। करोड़ों रुपए की एक्सटॉर्शन उससे की जा रही थी जो कि उसकी कैपेसिटी से भी बहुत बाहर थी। तो ये इसमें तो कोई कहने वाली ही बात नहीं है कि ये सब चीज़ें निंदनीय हैं। एक गलत महिला का हम उदाहरण लेकर जितनी महिलाओं को हर दिन प्रताड़ित किया जा रहा है हम उसे नहीं झुठला सकते और ये नहीं कह सकते। और हमेशा 99% जो है मैरिजेस में पुरुषों का ही दोष होता है, इसीलिए ऐसी गलतियाँ भी हो जाती है। मेरा बच्चा सब बर्दाश्त किया, हम लोग को भी नहीं सहने दिया। सख्त कार्रवाई इस पे करना, कोर्ट में का भी करना है और पुलिस का भी करना चाहिए। ऑफ कोर्स जुडिशरी पे सवाल उठा है तो सवाल का जवाब देनी चाहिए। मैं मुक्ति पाना चाहूँगा। देखिए, पहले तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो, जो लोग दोषी हैं जिन्होंने उसको आत्महत्या के लिए उकसाया है। वैसे तो भारत में जिन मुद्दों पर सोशल मीडिया या मेन स्ट्रीम मीडिया में ज्यादा चर्चा हो जाती है उस पर स्वतः संज्ञान लेने की परंपरा है। संसद में भी राजनीतिक दल ऐसे मामलों को उठाते हैं, लेकिन अतुल सुभाष की मौत पर ना तो स्वतः संज्ञान हुआ और ना ही संसद के अंदर इसकी फिक्र हुई है। वैसे हम उम्मीद करते हैं कि स्वतः संज्ञान वाला सिस्टम जागेगा और ये पता जरूर करेगा कि फैमिली कोर्ट की जज के कारण
कोर्ट डेट में एक फैमिली मैन को क्या आत्महत्या करनी पड़ी, तो ये सवाल है बहुत बड़ा। सामने वाला वक्त खैर, है वो अगली खबर की ओर रुख करते हैं। फिक्र में अब देश की और खबरें हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले दो ग्लोबल खबरें देखते हैं। एक खबर अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी है। उन्होंने कैसे अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को एक खुशबूदार प्रोडक्ट बना दिया है, यह पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। तो वहीं दूसरी खबर पश्चिम एशिया में एक बड़े डेवलपमेंट से जुड़ी हुई है। वैसे तो सीरिया युद्ध से जुड़ी खबरें आप लगातार देख रहे हैं, लेकिन हमारे पास आपके लिए फिक्र की ऐसी ज्ञानवर्धक फाइल है जो एकदम सरल भाषा में आपको समझा देगी कि सीरिया में जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है और इसका असर क्या होगा। लेकिन पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। क्या आपने कभी सुना है कि किसी ने अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले को इत्र की खुशबू बनाकर बेच दिया हो? यकीनन आपने नहीं सुना होगा, लेकिन यह खुशबूदार खबर और यह खुशबूदार मार्केटिंग डोनाल्ड ट्रंप ने कर दी। उन्होंने अपने ऊपर हुए हमले से निकले सबसे असरदार शब्दों को इत्र बनाकर बेच दिया है और उनके इस कदम ने बड़े बड़े ब्रांड एक्सपर्ट्स को भी चौंका दिया है। ट्रंप ने अपने परफ्यूम का नाम रखा है फाइट फाइट फाइट। यह वो शब्द है जो 13 जुलाई को पेंसिल्वेनिया के बटलर हाउस में हुए हमले के बाद ट्रंप के मुंह से सबसे पहले निकले थे। मुट्ठी बांधकर वो बाहर आए और उन्होंने कहा फाइट फाइट फाइट। इस हमले को ट्रंप के सियासी सफर का विजयी मोड़ कहा जा रहा है। यहां से ट्रंप की तकदीर पूरी तरह से बदल गई है और अब ट्रंप इस लम्हे को अमर बनाना चाहते हैं और इस ब्रांडिंग का लाभ देर तक उठाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने अनोखे नाम वाला परफ्यूम लॉन्च कर दिया। वैसे बात यहीं खत्म नहीं होती है। ट्रंप ने अपने परफ्यूम ब्रांड को लॉन्च करने के साथ एक तस्वीर भी पोस्ट की है। इसमें ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन के साथ बैठे हैं। इस तस्वीर में परफ्यूम की बॉटल्स दिखाई दे रही हैं। इससे पोस्ट करते हुए ट्रंप ने लिखा, अ फ्रेग्रेंस योर एनिमीज कांट रेजिस्ट, यानी खुशबू ऐसी कि दुश्मन भी दूर न रह पाए। इसके जरिए ट्रंप ने सत्ता में अपनी जोरदार वापसी की खुशबू को फैलाने की कोशिश की है और इसे जीत की मीठी खुशबू बताया। तारीख 13 जुलाई, जगह पेंसिल्वेनिया का बटलर हाउस शहर। इस दिन एक शूटर ने डोनाल्ड ट्रंप पर गोली चलाई थी जो उनके कान को छूते हुए निकल गई थी। उस एक क्षण में घायल होते हुए भी ट्रंप ने पूरे जोश के साथ अपनी फाइटर छवि पेश की थी और कहा था फाइट फाइट फाइट। इस लम्हे को बूस्टर बनाकर ट्रंप ने अपने चुनावी अभियान को नई दिशा और नई शक्ति दी और चुनाव जीत लिया। ट्रंप के चुनाव प्रचार के दौरान टी शर्ट और मग जैसे प्रोडक्ट्स पर भी फाइट 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 लिखा दिखाई दिया था। अब ट्रंप ने इस नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दिया है जिसके ब्रांड एम्बेसडर वो खुद है। ट्रंप भले ही चुनाव जीत चुके हों और राजनीतिज्ञ के रूप में खुद को साबित कर चुके हों, लेकिन मूल रूप से वो एक मंजे हुए बिजनेसमैन है। अपनी जीत के बाद वो अपनी फाइटर छवि को इत्र की तरह महकाना चाहते हैं और उसे एक प्रोडक्ट बनाकर पैसा कमाना चाहते हैं। इस परफ्यूम से जुड़ी एक रोचक बात यह है कि ट्रंप ने इसकी लॉन्चिंग के लिए जो तस्वीर पोस्ट की है उसमें राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन और वो अलग अलग बैठे हुए हैं और परफ्यूम की तारीफ करते हुए इस तस्वीर के साथ ट्रंप ने लिखा है कि ये एक ऐसी खुशबू है जिससे आपके दुश्मन भी दूर नहीं रह पाएंगे। ट्रंप और जिल बाइडेन की ये तस्वीर 7 दिसंबर की है जिसे पेरिस में हुए कार्यक्रम में लिया गया था। ट्रंप ने इस परफ्यूम की कीमत $199 यानी करीब 17,000 रुपए रखी है। लेकिन यह पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने कोई परफ्यूम ब्रांड लॉन्च किया हो। इससे पहले 2004 में वो डोनाल्ड ट्रंप द फ्रेग्रेंस नाम से एक परफ्यूम लॉन्च कर चुके हैं, जबकि इसके बाद 2012 में उन्होंने सक्सेस नाम से एक और परफ्यूम का ब्रांड लॉन्च किया था। लेकिन इस बार ट्रंप ने अपने परफ्यूम का नाम फाइट 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 रखा है जिसे उनके विरोधियों पर कटाक्ष की तरह देखा जा रहा है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। आप कभी ट्रंप टावर चले जाइए तो नीचे वहां पर आपको ट्रंप के नाम के कई प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। वैसे पॉपुलर टाइज बहुत है वहां पर। अब थोड़ी फिक्र जंग के मैदान में सीरिया की कर लेते हैं, जहां पिछले 2 हफ्ते में इतना कत्लेआम हुआ है, खून बहा है, गोलियां चली हैं, बम गिरे हैं कि कई शहर शमशान बनते जा रहे हैं। देखते ही देखते विद्रोहियों ने पूरी सरकार उखाड़ फेंकी।
लेकिन अब वहां से खौफनाक और सिरहन पैदा करने वाली तस्वीरें आ रही हैं। ये तस्वीरें देखिए आप जरा, सीरिया में सरेआम हत्याएं हो रही हैं, पुरानी सत्ता के समर्थकों पर कहर टूट पड़ा है। तस्वीरें इतनी खौफनाक हैं कि आपको हम बिना ब्लर किए सीधे सीधे दिखा भी नहीं सकते हैं। सोचिए, अंदाजा लगाइए, अस्पताल में असद सरकार के दौरान के जो सैनिक हैं वो भर्ती हैं, विद्रोही अंदर घुसते हैं, उनसे पूछते हैं उनका नाम क्या है और सीधे गोली मार देते हैं। इसके अलावा दो और बड़े अपडेट आपको बता रहे हैं। पिछले 48 घंटे में सीरिया पर इजराइल 450 से ज्यादा एयर स्ट्राइक कर चुका है। एक नक्शा भी वायरल हो रहा है जिसमें सीरिया के 3 टुकड़े होने की आशंका जताई जा रही है। यह नक्शा आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वो सीरिया का है। इस वायरल तस्वीर के जरिए सीरिया का भविष्य समझाया जा रहा है। इसके एक हिस्से में आपको इजराइल का झंडा दिखाई दे रहा है, दूसरी तरफ तुर्की मौजूद दिख रहा है और एक हिस्से में अमेरिका का झंडा है। इस मैप के जरिए शायद संदेश यह है कि देश 3 टुकड़ों में बंट जाएगा और ये 3 मुल्क उसके अलग अलग हिस्सों में काबिज हो जाएंगे। वैसे सवाल यह है कि विशेषज्ञों के ख्यालों वाला ये नक्शा जमीनी हकीकत में बदल पाता है या नहीं, सोचने वाली बात है। यहां आपको एक वीडियो रिपोर्ट दिखाते हैं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि नए सीरिया में अभी कितने विस्फोटक हालात हैं। और इस छोटी सी रिपोर्ट के बाद आपको सीरिया के युद्ध पर फिक्र की एक ज्ञानवर्धक फाइल भी दिखाएंगे ताकि आप सरल भाषा में सीरिया के मौजूदा हालात को समझ सकें। रोंगटे खड़े करने वाले ये वीडियोज उस सीरिया के हैं जहां अब एचटीएस के बंदूकबाज विद्रोहियों की हुकूमत चल रही है। सीरिया छोड़कर भागे राष्ट्रपति बशर अल असद के समर्थकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। बीच चौराहे पर कोई गोलियों का शिकार हो रहा है तो किसी का गला रेता जा रहा है। कुछ लोग ऐसे थे जिनके सिर कलम कर दिए गए। पहली तस्वीर देखिए, सड़क पर जिसे बूटों से रौंदा जा रहा है वो सीरिया आर्मी के एक सैनिक का शव है। एचटीएस के लड़ाकों ने पहले उसका गला रेता और जब उसकी मां शव से लिपटकर रोने लगी तो वहां खड़े विद्रोही लात बरसाने लगे। दूसरी तस्वीर में एचटीएस के लड़ाके एक आदमी का कत्ल करने के बाद उसे सड़क पर घसीटते दिखे। पीछे भीड़ चल रही थी, लोग नारे लगा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। सीरिया के इदलिब से भी एक ऐसा ही वीडियो आया। असद समर्थक को मारने के बाद रस्सी से बांधकर उसका शव घसीटा गया। साथ चल रही भीड़ उसे जूते चप्पलों से मार रही थी। एक बस को घेरकर उसमें तोड़फोड़ की गई। अंदर बैठे लोगों का क्या हुआ कुछ पता नहीं चल पाया, लेकिन भीड़ को देखकर लग रहा है कि जो भी उसके हत्थे चढ़ा होगा वो शायद बचा नहीं होगा। सीरिया की इन तस्वीरों से ऐसा लग रहा है जैसे कई लोग मौत का जश्न मना रहे हैं। सीरिया से आए आंकड़े बता रहे हैं कि 54 से ज्यादा सरेंडर करने वाले असद के सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। इदलिब, लताकिया और होम्स में सीरियाई नेशनल आर्मी नरसंहार पर उतर आई। कुछ इलाके में ईसाइयों की भी हत्या की गई। लेकिन सीरिया और वहां के बेकसूर लोगों के लिए मुश्किलें सिर्फ इतनी नहीं है। एचटीएस और विद्रोहियों की बर्बरता के साथ उनके ऊपर इजरायली आफत भी बरस रही है। सीरिया में 2 हफ्ते के अंदर इतनी जल्दी सब कुछ हुआ कि लोगों के मन में कई सवाल अब भी तैर रहे हैं। किसी को अंदाजा नहीं था कि असद के हाथ से सीरिया इतना तेजी से फिसल जाएगा। इसीलिए फिक्र के फैंस के लिए हमने सीरिया संकट पर सरल शब्दों में एक ज्ञानवर्धक फाइल तैयार की है। सवाल जवाब वाली ये फाइल देखकर आपको विद्रोह से लेकर सीरिया के तख्ता पलट तक की पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। सीरिया में बशर अल असद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई कब शुरू हुई? जवाब है 27 नवंबर को। 27 नवंबर को विपक्षी लड़ाकों के गठबंधन ने पहला हमला किया इदलिब पर और 3 दिन के बाद इदलिब के अलावा दूसरे सबसे बड़े शहर एलेप्पो पर कब्जा कर लिया और 7 तारीख की रात तक वो दमिश्क पहुंच गए थे। 8 तारीख की सुबह जब दुनिया जागी तो पता चला कि सीरिया में विद्रोहियों का झंडा लहरा रहा है। यानी असद परिवार के 5 दशक के शासन का अंत होने में सिर्फ 10 दिन लगे। आपके मन में कंफ्यूजन जरूर होगा कि क्या सीरिया पर किसी बाहरी देश ने हमला किया? जवाब है नहीं। सीरिया में लड़ाई अंदरूनी है जो 2 पक्षों के बीच छिड़ी है।
एक तरफ खुद असद की सरकार थी और दूसरी तरफ सीरिया के ही विद्रोही गुट, लेकिन इन विद्रोही गुट को सपोर्ट मिल रहा था, पूरा हथियार मिल रहे थे पूरे टर्की की तरफ से। और इनको एरियल अटैक में मदद की इजराइल ने, जब हिजबुल्लाह की रेजिस्टेंस पहले ही खत्म कर दी गई। और हां, बताया जाता है कि काफी हद तक मदद अमेरिका से भी मिली है। अब सवाल है कि विद्रोहियों में कौन कौन से गुट शामिल हैं। असद के शासन के खिलाफ ये लड़ाई HTS यानी हयात तहरीर अल शाम के नेतृत्व में अलग अलग गुटों ने लड़ी। HTS सबसे बड़ा और सबसे संगठित गुट है। ऑपरेशन में भाग लेने वाले अन्य गुट सीरियन नेशनल आर्मी, जिसे तुर्की का समर्थन हासिल है, एहरार अल शाम, जैश अल इज्जा और अल नुसरा जैसे फ्रंट इसमें सक्रिय थे। लेकिन HTS को थोड़ा विस्तार से जानना जरूरी है, क्योंकि तख्ता पलट में सबसे बड़ी भूमिका इसी गुट की रही है। और यह आदमी वो है जिसके ऊपर 10 मिलियन की बाउंटी थी और ये अमेरिकी चैनल को इंटरव्यू दे रहा था। अमेरिका ने यह बाउंटी रखी थी। इस गुट का नेता है अबू मोहम्मद अल जुलानी। असद के तख्ता पलट के बाद आप ये चेहरा बार बार मीडिया में देख रहे होंगे। कहा जाता है कि जुलानी को तुर्की का खुला समर्थन है। कहा जाता है कि इसका संबंध अल-कायदा से बहुत ज्यादा था, जिसको इसने बाद में कहा था कि नहीं है। जुलानी के तार अल-कायदा और ISIS से जुड़े। हालांकि बाद में उसने इन दोनों संगठनों से खुद को अलग करने का दावा किया। फिर सवाब जवाब वाली फाइल पर लौटते हैं। अब सवाल है कि असद के हाथों से सीरिया कैसे बाहर निकल गया। दरअसल पहले से गृह युद्ध में झुलस रहे सीरिया की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। नशे का कारोबार खुलकर हो रहा था। असद की लोकप्रियता खत्म हो चुकी थी। सीरिया के सैनिक भी सरकार के रवैये से खुश नहीं थे। इसीलिए आपने देखा होगा कि जब विद्रोहियों के आने की खबर मिली तो कई जगह पुलिस और सेना अपनी चौकियां छोड़कर पहले ही चले गए। हथियार भी विद्रोही लड़ाकों के हवाले कर दिए। इंटरेस्टिंग बात यह है कि कई सैनिक खुलकर कह रहे हैं कि हमें ऑर्डर मिला था कि पीछे हट जाओ। खुलकर कह रहे हैं, हम चाहते थे लड़ना, लेकिन हमें ऑर्डर मिला पीछे हट जाओ, इसलिए हम हट गए। अहम सवाल यह है कि जब असद का रूस और ईरान जैसे देशों का समर्थन था तो फिर उन्हें क्यों भागना पड़ा। जानकार बताते हैं कि रूस यूक्रेन मोर्चे पर उलझा हुआ है और तो ईरान और उसके सहयोगी हिजबुल्लाह को इजराइल के हमलों से नुकसान पहुंचा है। यही कारण है कि वो लड़खड़ाती सीरियाई सेना की मदद के लिए आगे नहीं आ सके। खैर, अगली खबर की ओर रुख करते हैं। देश की खबरों की बात करते हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी और हिंदी फिल्मों के कपूर खानदान की मुलाकात वाली तस्वीरें दिखाते हैं। कपूर खानदान के सदस्यों ने मुंबई से दिल्ली आकर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की और उन्हें भारतीय सिनेमा के शोमैन राज कपूर के 100वें जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होने का न्योता दिया। रणबीर कपूर ने PM आवास पहुंचकर उनका अभिवादन किया। करीना कपूर ने PM मोदी का ऑटोग्राफ लिया। आपको बता दें कि राज कपूर की 100वीं जयंती पर मुंबई में 13 दिसंबर से 15 दिसंबर तक फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। कपूर खानदान से प्रधानमंत्री की इस विशेष मुलाकात पर यह न्यूज रील तो आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरा 14 और 15 दिसंबर को हम राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC और NFI ने हमारी बहुत मदद की। राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है। आई एम सो हैप्पी कि मेरे दादाजी के 100th बर्थडे पर ये मौका मिला मुझे उनके साथ एक कमरे में बैठ करके हमारे पूरी फैमिली के साथ उनके आसपास बैठना। आई थिंक उनकी जो एनर्जी है एक पीसफुल सा, एक पॉजिटिव एनर्जी रहा है। राज कपूर जी जो मेरे दादाजी हैं को इतना प्यार, इतना सम्मान दिया, परिवार को भी मैं बहुत ही ओवरवेल्म्ड हूँ। आई थिंक दिस हैज बीन अ वेरी मॉन्यूमेंटल, बहुत ही मेमोरेबल डे है हमारी जिंदगी में। एक ऑफिस से भी ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई। जब आपको मिलेगी 10 साल से बताया करेंगे। 10 साल? जी 10 साल। पहले वेलकम करना चाह रहे। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां।
और ये मैंने काफ़ी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स, बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग और इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। फिक्र की पॉलिटिकल फाइल खोलते हैं, चलते हैं संसद, जहां आज फिर भारत के कारोबारी गौतम अडानी और अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के मुद्दे पर दोनों सदनों में हंगामा हुआ, नारेबाजी हुई, सदन स्थगित हो गया। एक बार फिर रोज की तरह आज भी संसद की शुरुआत होने से पहले ही सदन के बाहर प्रदर्शन हुए, फिर दोनों सदनों में अडानी और जॉर्ज सोरोस के नाम लेकर नारे लगे। लेकिन दिलचस्प ये रहा कि आज के प्रदर्शन में हंगामे वाले कांटे थे तो आगरे वाले गुलाब के फूल थे। कांग्रेस के नेतृत्व में विपक्षी दल सरकार को लगातार घेरने के लिए संसद परिसर में प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी क्रम में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अनोखा विरोध प्रदर्शन करते नजर आए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसे ही कार से संसद परिसर पहुंचे, प्रदर्शन कर रहे राहुल उनके पास पहुंचे और ये देखिए, उन्हें गुलाब का फूल और तिरंगा भेंट किया। इसी दौरान कांग्रेस के दूसरे सांसद भी रक्षा मंत्री को गुलाब का फूल देने लगे तो वो आगे बढ़ गए। कुल मिलाकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अपनी मांगों पर अड़े रहे, जिसके कारण सदन की कार्रवाई नहीं चल पाई। हालांकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी दोनों ने कहा कि सरकार संसद नहीं चलने दे रही है। वैसे आज संसद चलाने के मुद्दे पर विपक्ष में थोड़ी फूट दिखी। समाजवादी पार्टी ने कहा कि ना उन्हें सोरोस से मतलब है ना अडानी से, जबकि टीएमसी ने कांग्रेस और बीजेपी पर संसद नहीं चलने देने का आरोप लगाया। शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है। जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर, लगाते जाइए, लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम हाउस को चलाएंगे। जब कांग्रेस पार्टी इंडी गठबंधन के अंदर पूरी तरह विश्वास खो चुकी है, दर्द और पीड़ा के साथ हमने ये अविश्वास प्रस्ताव पेश किया। ठीक है, आंकड़े उनके पास है, बहस कराइए। अगर आंकड़े आपके पास हैं, आप बहस से क्यों भाग रहे हैं? तो नॉन इशू को इशू बना करके हाईलाइट करके वो अपना उसमें लगा हुआ है, लेकिन नंबर तो है नहीं। होना क्या है, पॉलिटिक्स कर रहे हैं उनके ऊपर। ना हम सोरोस के मुद्दे के साथ है, ना हम अडानी जी के मुद्दे के साथ है, तो मैं समझती हूं सदन को चलना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी के लिए हाउस बंद होता है। कभी कांग्रेस का इच्छा होगा हाउस चलाने आधा घंटा 1 घंटा तो चलेगा, उसका बाद बंद। कब बीजेपी का इच्छा होगा जो चलेगा, उसका बाद नहीं चलेगा तो बंद। पार्टीज में आया है, हम लोग का भी आया है, हम लोग का भी मुद्दा है। सिर्फ कांग्रेस और बीजेपी इज नॉट द पार्लियामेंट। यहाँ जो कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं दिखाई दे रही है, बचकाना हरकत नहीं। कभी लीडर ऑफ द अपोजिशन को, राजीव गांधी भी तो लीडर ऑफ द अपोजिशन रहे, सोनिया जी भी रही। इस तरह से कोई वीडियो बनाता हुआ आपको नजर आता है? ये बच्चा है। तो संसद नहीं चलने का सिलसिला आज भी बरकरार रहा, लेकिन इसी संसद में थोड़ा वक्त निकालकर हमारे सांसदों ने आपसी छीटाकशी भी कर ली। दरअसल टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेडी किलर कह दिया, जिस पर दोनों के बीच बहस भी हो गई। बाद में महिला सांसदों ने इस मुद्दे पर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू से मुलाकात भी की। सिंधिया जी आप बहुत सुंदर देखते हैं, ये नहीं है, आप भी विलेन भी हो सकता है। अरे समझ गया ना? सुनिए, ऐसे कोई नहीं है, आप सुंदर है देखने के लिए।
आप ये बहुत बड़ा फैमिली प्लीज सबको छोटा करेंगे। प्लीज इन्होंने व्यक्तिगत टिप्पणी की है, मेरा हक है जवाब देने का। ये अगर मेरे परिवार पर कलंक लगाने की कोशिश करेंगे और बेफजूल बात इस सदन में करेंगे तो मुझसे भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। He first attacked me personally. चेहरा में खुलबुल आ गया, तो चेहरे में क्या हो गया आपको? चेहरा में आप ब्यूटी है बोलकर जो मर्जी वो बोल देंगे। हाँ, एक मिनट, अरे जो ब्यूटी हम आपका माफिक देखने नहीं है तो क्या करेगा भाई? आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत हैंडसम है, बहुत सुंदर है, आप लेडी किलर है, वो सब हम जानते हैं। I did not want to hurt anyone, including Mr. Scindia. I am really sorry. I am really sorry if I have hurt. I am sorry. I have said I am sorry.